हेलो एंड वेलकम बच्चों टू गवर्नमेंट बजट के सेकंड क्लास में सभी का स्वागतम। चलो, लास्ट क्लास में हमने देखा व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। वी लुक्ड एट इट्स टू कंपोनेंट्स। याद है क्या क्या कंपोनेंट्स थे? रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, ठीक है। ये मोटा मोटी बीओपी के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से मैच खाता है इन द सेंस ऑफ एसेट लायबिलिटी में चेंज आए या नहीं आए उस हिसाब से, ठीक है। आओ पहले थोड़ा गला साफ करें अपने। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। छुपा देते हैं इसको। आओ, गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू एन एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज estimated receipts and proposed expenditures, which shows estimated receipts and proposed expenditures of the government under two heads in a fiscal year. ठीक है ना, टू हेड्स में बोल देना, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। चलो ओके, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि भैया बजट अगर इस साल पास हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर का क्या बताएगा? नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट्स बताएगा। नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट्स बताएगा। जो साल बीत चुका है उसका एक्चुअल वैल्यूज बताएगा, और जो साल चल रहा है उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बताएगा। ठीक है, आ जाओ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट बताए थे सीबीएसई वालों को, एकदम लास्ट क्लास में कराएंगे ये। फिर कंपोनेंट्स ऑफ बजट में आपने देखे थे, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट, ठीक है। फिर हम लोग अब घुस रहे हैं, अब आज की क्लास में कहां घुसना है? रिसीट्स में। विल कम टू रिसीट्स, विल कम टू रिसीट्स। विल कम टू रिसीट्स। आओ, एक बढ़िया सा तुम लोग को ओवरव्यू देते पूरे चैप्टर का। गवर्नमेंट बजट का दो हेड्स क्या है? रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स होता था, रेवेन्यू में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होता था। वैसी कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अभी हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे आज के क्लास में रिसीट्स का। आज के क्लास में स्पेसिफिकली बात करना रिसीट्स का। व्हाट आर रिसीट्स? आना, पैसे का आना। रिसीट्स का मतलब है पैसे का आना। रुपीज प्लस की रुपीज माइनस? रुपीज प्लस। अपने पास पैसा आ रहा है, या तो रेवेन्यू नेचर का आएगा या तो कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर का मतलब है एसेट लायबिलिटी में नो चेंज, एंड कैपिटल नेचर का मतलब है एसेट या लायबिलिटी में कुछ चेंज आएगा। किसके? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट का बजट है भैया, गवर्नमेंट को लेके बात करोगे। बीओपी में भी गवर्नमेंट को लेकर बात कर रहे थे, पर वहां वो ट्रांजैक्शंस आते थे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके। यहां सारा बात करेंगे, ठीक है। ओके, आ जाओ, ठीक है। इस फ्लो चार्ट में आते हैं अपने रिसीट्स का ही बात करना है। रिसीट्स दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। जैसे लास्ट क्लास अपने डिस्कस किए थे, रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप का है। एक है टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में मैंने 8-10 आइटम्स बताया था। एसजीट्स, स्पेशल असेसमेंट्स, फाइन्स, फीस वगैरह सब कुछ। टैक्स में जनरली दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दो टाइप का टैक्स होता है, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस पता है? चीफ डिफरेंस टैक्स और नॉन टैक्स में। टैक्स तुमको पे करना ही पड़ेगा, और नॉन टैक्स तुम चाहो तो मत पे करो, है ना। आज पकड़ लो, तुम अगर इनकम कमा रहे हो कुछ भी, तो उस पर तुमको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट की नजर में आ जाए ना कि गवर्नमेंट को तुमको 50,000 रुपया इनकम टैक्स पे करना है, तुम जितना ही हाथ जोड़ लो गवर्नमेंट नहीं मानेगा। गवर्नमेंट तुमसे क्या है, 50,000 लेके रहेगी। अगर गवर्नमेंट की नजर में आ जाए कि इतना तुम्हारा इनकम टैक्स देना बनता है, तो टैक्सेस में एक कंपल्शन का एलिमेंट है। कंपल्शन समझ में आया?
कंपल्सरी है, जबरदस्ती है वो चीज, ठीक है, यू कैन नॉट इवेड इट। पर नॉन टैक्स, जैसे अपने लास्ट क्लास पढ़े थे, फाइन्स, फीस वगैरह, इसमें हाथ जोड़ के थोड़ा कम करा सकते हो उसको। हेलमेट के लिए अगर 1000 रुपया मांग ले पुलिस वाला, बोलेंगे भैया छोड़ो ना, 100 रुपया रखो ना, तो क्या पता वो मान जाएगा। तो नॉन टैक्स में कंपलसरी वाला एलिमेंट नहीं आता है, या तो वो काम मत करो, नहीं देना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 90% कमाता है टैक्सेस के थ्रू, तो कितना बचा? 10% कमाता है ऑलमोस्ट नॉन टैक्सेस के। सोचो गवर्नमेंट कितना कमाई करता है टैक्सेस से। और फैक्ट ये है, इंडिया में टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स वगैरह सिर्फ 4-5% लोग ही पे करता है। जस्ट इमेजिन, इंडिया में इतना बड़ा आबादी है, उसका सिर्फ 4-5% लोग ही टैक्स पे कर रहा है। बाकी 90-95% लोग टैक्स को चुरा रहे हैं, टैक्स बचा रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस। स्लैब के अंदर आते हो, जैसे इतना पुचका वाला, इतना मुड़ी वाला है, क्या पता एक एमबीए से ज्यादा कमा रहा होगा उन लोग। पर क्योंकि कोई पर्ची नहीं देता, कोई रेसिप्ट नहीं देता, इट इज नॉट नोन टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना, वो चीज हो गया। आ जाओ, ओके आओ, सबसे पहले अपने घुसते हैं रेवेन्यू रिसीट्स में। सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू का मतलब जहां भी देखो समझ जाना, एसेट लायबिलिटी में नो चेंज, एसेट लायबिलिटी में नो चेंज। और रिसीट्स का मतलब क्या है? रुपीज प्लस, पैसे का आना, पैसे का आना। तो इसी को तुम लोग जोड़ोगे तो समझ में आ जाएगा व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है। क्या है? दीज आर दोज रिसीट्स विच डज नॉट चेंज द एसेट लायबिलिटी पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसको ऐसे याद रखना जैसे तुमको बताए अभी हम क्या बोले, रेवेन्यू रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स व्हिच डज नॉट क्रिएट एनी चेंजेस इन द एसेट लायबिलिटी पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। वापस से एक बार, रेवेन्यू रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स व्हिच डज नॉट क्रिएट एनी चेंजेस इन द एसेट लायबिलिटी पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। सेम फॉर बीओपी, सेम हेयर। ये रेगुलर नेचर का है, रेकरिंग नेचर का है। ये गवर्नमेंट को मान लो हर महीना, हर समय रेगुलर बेसिस में मिलता रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ, ये इंपॉर्टेंट है, रिसीट। रिसीट, रेवेन्यू रिसीट कब बनेगा? जब वो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे, इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे। आ जाओ, इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे। क्या दोनों कंडीशंस? आओ देखते हैं। मस्ट नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी, मस्ट नॉट डिक्रीज द एसेट्स। मतलब क्या है? बेसिकली ऐसा पैसा जो एसेट लाइबिलिटी में चेंज नहीं लाए, ठीक है। क्या है? लाइबिलिटी नहीं बढ़ाएगा अपने सर, एंड एसेट भी नहीं घटाएगा अपना, एसेट भी नहीं घटाएगा। जैसे गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलता है, बोलो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, क्या उससे उसका लाइबिलिटी बढ़ रहा है? क्या क्या उसका एसेट बढ़ रहा है? नहीं, नहीं। टैक्सेस मिल रहा है, उससे एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। टैक्सेस जो गवर्नमेंट को मिलता है वो फिर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट। बट अगर गवर्नमेंट, हाँ ये रेवेन्यू रिसीट्स हो गया, ये रेवेन्यू रिसीट्स हो गया, पर अगर गवर्नमेंट अमाउंट बोरो कर रहा है, हाँ गवर्नमेंट लोन ले रहा है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके पास? पैसा आ रहा है, पर वो पैसा टेंशन ला रहा है कि नहीं? साथ में टेंशन भी ला रहा है, लाइबिलिटी बढ़ेगा। इज इट रेवेन्यू रिसीट? नो, इट इज नॉट रेवेन्यू रिसीट। हाँ वो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट। वैसे ही ये जो पैसा आ रहा है, इट शुड नॉट बी बिकॉज यू सोल्ड एन एसेट। तुमने एसेट सेल नहीं किया वो पैसा पाने के लिए, ठीक है। अगर अगर तुमने अपने कंपनी का शेयर्स बेच दिया,
पब्लिक कंपनी किसका होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी का ओनरशिप बेच दिया, तो बताओ तो एसेट बेचा है कि नहीं? एसेट बेचा है, तो तब उसके पास जो पैसा आए वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा फिर? कैपिटल रिसीट। तो ये नॉट रेवेन्यू रिसीट। चलो अब सोर्सेज में आओ, कम टू द सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, बोलो क्या क्या सोर्सेज थे ब्रॉडली? टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू ये मेजर सोर्स है गवर्नमेंट का, मेजर सोर्स है गवर्नमेंट का। एंड देयर इज स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स। डिफॉल्टर्स समझ में आता है? जो टैक्स पे नहीं करते। डिफॉल्टर्स मतलब दोज हु इवेड टैक्सेस, इनके अगेंस्ट पेनल्टी लिया जाता है, ठीक है ना? चलो ओके, टैक्स में आओ। टैक्स आईएससी वाले एक चैप्टर में देखेंगे, फिस्कल पॉलिसी में टैक्स डिटेल में आएगा, वहां पे टैक्स का मैं एक नेमोनिक बनाया था। हैव यू गाइस प्लेड सीओसी? क्या है फुल फॉर्म? क्लैश ऑफ क्लैंस। अब से ना कर दो उसको, बोर्ड्स आ गया ना। सीओसी नो, सीओसी नो, नो क्लैश ऑफ क्लैंस। ये डिटेल में आईएससी वाले देखेंगे, मैं बस आप लोग को बता देता हूं। टैक्स क्या होता है? सीओसी नो। सी का मतलब कंपल्सरी, बोलो सी का मतलब कंपल्सरी। टैक्स तुमको कंपल्सरी है पे करना। ओ ऑब्लिगेशन, यस, ओ का मतलब ऑब्लिगेशन, तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम टैक्स पे करो। ऐसे सिटीजन्स बनो कि गवर्नमेंट को तुम्हारे पास नहीं आना पड़े, तुम खुद गवर्नमेंट के पास पैसा लेके जाओ कि लीजिए भाई टैक्स का 2 करोड़ रुपया ले लीजिए। ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट सी, तुम जितना भी टैक्स का रुपया दे रहे हो, क्या उसके बदले तुम्हारा वो कुछ काम करेगा क्या? पकड़ लो हम एडीएनसी के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं, हम बोलेंगे सड़क बनाइएगा यहाँ पे, 1 लाख रुपया आपको टैक्स भर रहे हैं हम, 1 लाख का सड़क बनाइए यहाँ पे, ऐसा करेगा वो? नहीं कर। गवर्नमेंट किसी को पर्सनल बेनिफिट नहीं देता है, गवर्नमेंट क्या करेगा? कॉमन बेनिफिट देगा। क्या देगा गवर्नमेंट? कॉमन बेनिफिट। हो सकता है मोदी जी के पास जो हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है कलकत्ता से, क्या पता उससे महाराष्ट्र में रोड बन रहा हो, कुछ भी हो सकता है, कॉमन बेनिफिट में जाता है। तो सीओसी से क्या समझा तुम लोग? टैक्सेस क्या होता है? कंपल्सरी, ऑब्लिगेशन, कॉमन बेनिफिट्स में यूज होता है। नो एक लैटिन वर्ड आएगा, नो क्विड प्रो क्यो। याद है आपने एक लैटिन वर्ड पढ़े थे बैंकिंग चैप्टर में? वो तो माइक्रो में पढ़ा था तुमने, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट में था वो लैटिन वर्ड। हाँ ऐसा कुछ था, वेरी गुड। सिने क्वा नॉन, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट में पढ़े थे अपने कि आरबीआई सिने, आरबीआई का ये सिने क्वा नॉन फंक्शन है, मतलब कि एब्सोल्युटली एसेंशियल फंक्शन। वैसे यहां पे लैटिन वर्ड क्या आ रहा है? नो क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब है गिव एंड टेक रिलेशनशिप, कुछ दोगे रिटर्न में कुछ मिलेगा। माने गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हो तो रिटर्न में तुम्हारा हेल्प करेगा वो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। सो टैक्स इज नो क्विड प्रो क्यू। आ जाओ, तो क्या है भैया टैक्सेस, और कौन पे करते, किसको पे करते, देखते हैं। टैक्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ कंपल्सरी पेमेंट, ऑफ कोर्स कंपल्सरी पेमेंट। जो कौन पे करेगा? सब लोग, चाहे हाउस होल्ड्स हो चाहे फर्म्स हो। कौन कौन? चाहे हाउस होल्ड्स हो चाहे फर्म्स हो, हमेशा किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट। टैक्स का मतलब ही है कि गवर्नमेंट के पास जाए, ना स्विगी के पास ना जोमेटो के पास, गवर्नमेंट के पास। एंड इसके बदले अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है? विदाउट विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। ये जाता है सोशल वेलफेयर में, ये जो भी पैसा है टैक्स का, ये जाता है सोशल वेलफेयर, या तो नेताओं के खुद के पॉकेट में, कुछ भी बोल लो, नोबडी नोज। अभी कर्नाटका का न्यूज आया एक
कि वहां का एक मिनिस्टर है, वो दिखाया गवर्नमेंट खर्चे में 3.6 करोड़ उसके 2 साल के एग पफ्स में खत्म हो गया। मतलब जैसे अपने कुछ खाते हैं ना, वेज पफ, वेजिटेबल पैटीज वगैरह खाते हैं तो वो दिखाया है कि लास्ट 2 साल में मेरा 3.6 करोड़ एक पफ में खर्चा हुआ। क्या खाता है वो तो दिखाई दिए, कितना खाता है ये बोलो। ऐसा ऐसा खर्चा दिखाता है इन लोग, बोलो सही में। ठीक है बच्चों, आओ बोलो व्हाट इज टैक्स। टैक्स रेफर्स टू अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स टू द गवर्नमेंट विदाउट आस्किंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। वापस से एक बार, टैक्सेस रेफर टू कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स टू द गवर्नमेंट विदाउट आस्किंग फॉर एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। ठीक है ना, बस दे दिया पैसा, स्वाहा। अगला कुछ आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं, इस जन्म में नहीं। हाँ, ये कंपलसरी पेमेंट है भैया, नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट। गवर्नमेंट इसको स्पेंड करता है कॉमन बेनिफिट के लिए, ना कि किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट, टैक्सेस एंड अदर सोर्सेज में डिफरेंस क्या है, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। टैक्स में एक एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है, क्या चीज का, कंपल्सन का, कंपल्सरी वाला पार्ट जुड़ा रहता है, वो बाकी चीजों में नहीं जुड़ा होता है। ठीक है ना, क्या है, टैक्सेस में एक कंपल्शन है, एक फोर्सफुल है कि तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। इंडिविजुअल हैज नो चॉइस इन द मैटर ऑफ पेइंग टैक्सेस। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग 10 रुपया का लेज खाता है, एमआरपी 10 रुपीज है ना, एमआरपी में पता क्या जुड़ा हुआ होता है, टैक्स भी जुड़ा हुआ रहता है, जीएसटी बोलते हैं उसको अपने। क्या पता 1 रुपया जीएसटी जुड़ा हुआ हो, मिला के कितना रुपया पे करते, 10 रुपया। पर तुमको पता चल जाए कि 1 रुपया जीएसटी जुड़ा हुआ है, तुम क्या शॉपकीपर से लड़ लोगे कि नहीं हम तो 9 रुपया देंगे? नहीं लड़ सकते हो। यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू पे इट। चलो ओके, आ जाओ, कॉपी निकाल लो। अपने डिटेल में बात करेंगे अभी डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का, निकाल लो कॉपी। टैक्सेस, टैक्सेस दो टाइप का होता है रे, एक लिख लो डायरेक्ट टैक्स, और एक लिख लो इनडायरेक्ट टैक्स। वन इज डायरेक्ट टैक्स, द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। अपने मटेरियल में ये एक पेज में खत्म हो गया, और बाद में सीए वीए करने जाओगे अगर, तो डीटी का मोटा सा बुक आता है, डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स, आईडीटी का और मोटा सा बुक आता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, चलो एक एक पॉइंट्स, पहला पहला पॉइंट्स देखे। किसी को कुछ भी माने मेन डिफरेंस पता है इन दोनों के बीच में? यस, बिल्कुल सही। हाँ, यस बिल्कुल सही। डायरेक्ट टैक्स लिख लो, पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, ये हमारी झोली से सीधे गवर्नमेंट के झोली में जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स, पेड, पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तुम रेस्टोरेंट वगैरह में खा रहे हो, पता कितना जीएसटी लगता है? 18%। तुम कितना बोली? 15%। 18, 12 सा तुम बोल ही लगा रहे कैसे? 18, 15, 12, तुम कुछ बोल लो तुम भी, बस मेजोरिटी विंस। 18, हे भगवान क्या होगा इस जनता का, 5% लगता है, 5%।
18%, 5% लगता है, 18% सर्विसेज में लगता है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल तुम लोग से जो फीस लेते हैं हम बोले कि तुम लोग को पक्का रिसीट देंगे, पक्का बिल देंगे, गवर्नमेंट को दिखाना है मेरे को, तो पता है क्या होगा? तुम लोग से हम 18% टैक्स चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। 1,000 रुपया फीस होगा अगर, तो 1,180 रुपया तुम लोग पे कर, तुम लोग को पक्का प्रॉपर रसीद रसीद मिलेगा उस चीज का। आज जैसे हम एसी का सर्विसिंग कराने बुलाते हैं अर्बन क्लैप या कोई भी और साइट से, तो लोग भी लेता है। सर्विस का स्टैंडर्ड रेट है 18% इंडिया, कुछ भी सर्विस कहीं से ले रहे हो 18% चार्ज करेगा उनको। जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट होता है आकाश फिटजी वगैरह, उन लोगों का तो साल का 2-2 लाख रुपया फीस होता है, उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ। हाँ चलो, डिलीवरी चार्ज में लगेगा, फूड पे नहीं लगेगा। स्विगी जोमेटो का नाम मत लिया करो मेरे सामने, गुस्सा आता है मेरे को। लूटता है इन लोग, गंदे तरीके से लूटता है। रेस्टोरेंट पैकेजिंग 35 रुपया, तुम लोगों को बताया थे क्या? हैंडलिंग चार्जेस भी लेता है, सोचो। मैंने बिना हैंडल किए अपना काम कैसे करेगा उन लोग? हैंडलिंग चार्ज ले रहा है अलग से। ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके वो यहाँ से सामान उठाएगा और वहां रुकेगा सामान, और प्लेटफॉर्म फी अलग से ले रहा है, सर्च फी अलग से, बारिश फी अलग से, ये फीस अलग से, वो फीस अलग से। लूटता है इन लोग, ये मोती जी सो रहे लगता है। आओ नेक्स्ट पॉइंट में एग्जांपल ले लो। जैसे क्या हो गया तुम्हारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन पे करता है? हाउस होल्ड एंड फर्म्स नहीं, हाउस होल्ड, ओनली एंड ओनली हाउस होल्ड। तो फर्म्स क्या पे करेगा? कॉर्पोरेट टैक्स। यस, कॉर्पोरेट टैक्स। फर्म जो प्रॉफिट कमाता है उसमें कॉर्पोरेट टैक्स पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल्स बहुत सारा आ सकता था अगर तुम 2017 के पहले पढ़ता तो। 2024 है, सारा टैक्सेस मिलके एक विस्फोटक जीएसटी बन गया है, ठीक है ना? तो भी बस एक ही एग्जांपल है, जीएसटी नहीं, कस्टम ड्यूटी ये सब भी आ जाएगा पर अपने जीएसटी बोले। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स लगता किसके ऊपर है? तुम लोग क्या बोला था अभी, किसके ऊपर? इनकम, किसके इनकम में? हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। तो लिख लो अप्लाइड ऑन हाउस होल्ड्स, फर्म्स, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के ऊपर भी तुम्हारा टैक्स लगेगा। जितना महंगा प्रॉपर्टी उतना ज्यादा टैक्स। ये सारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट आओ इनडायरेक्ट टैक्स में। जीएसटी किस पे लगता है? सब पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। सब पे मतलब लिखा हुआ है जीएस, गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज अप्लाइड ऑन गुड्स सर्विसेज। हाँ, देना जिसको पड़ता है उसका बात नहीं करेंगे, किस पे लगता है उसका बात करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे को बताओ, किसका ब्रॉड रीच है, किसका नैरो रीच है? इनडायरेक्ट का ब्रॉड रीच है और डायरेक्ट का नैरो रीच है। ऐसा कैसे? तो उसका नैरो रीच कैसे हो? ओ तुम मिडिलमैन के बेसिस में बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, गलत। मतलब कितना लोग पे करता है। डायरेक्ट का बता दो क्या है, कैसा रीच होगा? नैरो होगा। यस, डायरेक्ट टैक्स बहुत ही कम लोग, अगर इंडिया में 100% लोग हैं तो क्या बताए थे अभी, 4-5% लोग ही टैक्स पे करता है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कमाता है बहुत ही कम लोगों से, इसका नैरो रीच है।
पर इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करेगा, हर कोई, है ना। अगर तुम 1 रुपया का एक लेस भी खरीद रहे हो, उसमें भी 10-20 पैसा क्या पता क्या जुड़ा हुआ हो, जीएसटी जुड़ा हुआ। तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो खरीदोगे, जीएसटी लगेगा उसमें। तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, ब्रॉड रीच। इसका होता है ब्रॉड रीच। तुम 50 लाख का सामान खरीद लो, तुम 1 रुपए का सामान खरीद लो, सब में जीएसटी जुड़ा रहे। ठीक है, आदर्श क्लियर ये। मेरे को बताओ कौन सा अवॉइड कर सकती है, या कोई भी अवॉइड नहीं कर सकती है। डायरेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, इनकम नहीं कमा के, कम इनकम कमा के, कि हम तो कम ही इनकम कमाएंगे। मेरे को ना, मेरे को वहां पे अच्छा 1 करोड़ का ऑफर मिल रहा है, पर नहीं हम यहाँ 2,000-5,000 ही कमाएंगे, मेरे को क्यों टैक्स नहीं देना गवर्नमेंट को, ऐसा। कम इनकम, वो तो तुम छल कपट करेगा अपना, वो चीज नहीं। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड, इनडायरेक्ट टैक्स को अवॉइड कर सकते हो। अगर जीएसटी बचाना है तो खरीदो मत, है ना, सामान खरीदो मत, या सस्ता सामान खरीदो, है कि नहीं, तो तुम्हारा जीएसटी बच जाएगा। सस्ता में कम जीएसटी लगेगा ना, महंगा में ज्यादा जीएसटी लगेगा। बिजनेस का परचेज दिखा के जीएसटी लगता है सब में, वो सेट ऑफ हो जाता है बाद में, वो अलग चीज है। वो तुम लोग को तुम्हारा टैक्स टीचर बता पाएगा ढंग से बात। हम बस इतना बता सकते हैं कि उसमें क्या है, तुमको जो टैक्स पे करना होता है ना, तुम लोग सुना है वो टैक्स इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म, नहीं तो वैसा ही कुछ है उसमें। जीएसटी को अपने अवॉइड कर सकते हैं भाई, सामान मत खरीदो, है ना। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना है, कमाना तो पड़ेगा ही। तुम सामान तुम खरीदो, पर महंगा सामान मत खरीदो ना, फिर लिमिटेड सामान खरीदो ताकि लिमिटेड जीएसटी पॉकेट से लगे। लिमिटेड कमाने का किसको मन करता है, ये भगवान, अरे बाबा, तुम लिमिटेड सामान खरीद सकते हो, दैट्स अ गुड थिंग, पर लिमिटेड कमाने का मन किसी को नहीं करेगा, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चलो, कैन नॉट बी अवॉइडेड। तुम हमेशा ऑफ कोर्स चाहोगे कि भाई तुमको जितना मैक्सिमम कमा सकते हो उतना हम लोग कमाएं, अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, पर इनडायरेक्ट टैक्स कैन ऑलवेज बी अवॉइडेड। डोंट बाई इट, अपना कंजम्पशन थोड़ा कम करो। क्या जहां जाते हो भाई इतना खर्चा करके आ जाते हो, कोई दरकार नहीं है, फुटपाथ से खा लो। हाँ वही बात हाँ, स्ट्रीट फूड बोलो, स्ट्रीट फूड नाम है उसका, फुटपाथ से खा लो। हाँ मतलब सही है, कोई फेंका, कुत्ता भागा उसके पास, कुत्ता को पाँव मार के खा लो, फुटपाथ से खा लो, बोलो स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड। बाप रे बाप। अब एक लास्ट सुपर पॉइंट आ रहा है, सुपर डुपर पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। कैन नॉट बी शिफ्टेड, इसका मतलब बताएंगे तुम लोग को, बस पॉइंट तुम लोग लिख लो। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, और यहां शिफ्टिंग ऑफ बर्डन में लिख लो कैन बी शिफ्टेड, कैन बी शिफ्टेड। इसका मतलब क्या है, फॉलो करना। आज तुम पकड़ लो, यू आर पर्सन ए, यू आर पर्सन ए, एंड तुमने इनकम कमाया, यू आर पर्सन ए, तुमने इनकम कमाया। गवर्नमेंट टैक्स किससे मांगेगा, तुमसे मांगेगा टैक्स, है ना। तो तुमने इनकम कमाया,
तुम ही गवर्नमेंट को क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स पे करोगे। तुम ही गवर्नमेंट को क्या है, डायरेक्ट टैक्स पे करोगे। क्या तुम बोल सकते हो मेरा भाई पे करेगा? नहीं बोल सकते। तुम कमाए हो, तुमको पे करना है वो चीज। तो यहां बर्डन शिफ्ट हो रहा है क्या? तुम अपना जो बर्डन है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का, वो किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तुमको ही पे करना है। पर यहां पे जीएसटी गवर्नमेंट पता है किससे मांगता है? यस, जीएसटी देना चाहिए। एक्चुअल में जीएसटी पे करना चाहिए बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो भी बोलो, को पे लगना चाहिए टैक्स। ठीक है ना? कैसे लिखोगे इसको? इसको क्रॉस मार दो। इन लोग पे नहीं करता है। इन लोग अपना बर्डन को किसके ऊपर शिफ्ट कर देता है पता है? कस्टमर्स के ऊपर। इन लोग अपना बर्डन शिफ्ट कर देता है कस्टमर्स के। गवर्नमेंट कस्टमर से नहीं मांगता जीएसटी, गवर्नमेंट मांगता है मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर अपना प्राइस बढ़ा के उसी में जीएसटी इंक्लूड करके कस्टमर से मांगता है वो चीज। तो बताओ किसमें बर्डन शिफ्ट होता है? इनडायरेक्ट में। ठीक है ना? किसको एक्चुअल में पे करना चाहिए? मैन्युफैक्चरर ट्रेडर को। पर कौन पे करता है? कस्टमर। ठीक है? यहां पे बच्चों दो वर्ड्स आता है, लिख लो बीच में कहीं लिख लो। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन में दो वर्ड्स आता है। एक आता है इंपैक्ट और एक आता है इंसिडेंस। एक आता है इंपैक्ट और एक आता है इंसिडेंस। इसको हम कैसे याद रखते हैं अल्फाबेटिकली? एम और एन। इंपैक्ट मतलब हु शुड पे द टैक्स। हु शुड पे टैक्स। किसको टैक्स पे करना चाहिए? और इंसिडेंस का मतलब हु एक्चुअली पेज टैक्स। हु एक्चुअली पेज टैक्स। दोनों का मतलब समझ में आया? ठीक है? डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इंपैक्ट पड़ता है कमाने वाले के ऊपर, गवर्नमेंट उससे मांग रहा है। इंसिडेंस किस में पड़ता है? कमाने वाले के ऊपर, उसके ऊपर ही कैन नॉट शिफ्ट इट। पर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी हो गया, उसमें इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। दे शुड पे द टैक्स, पर वो हमारे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं अपना बर्डन। तो इंसिडेंस किस पे पड़ जाता है? कस्टमर्स की। समझ में आया चीज सबको? आयुष क्लियर है? अब मटेरियल में आते हैं, इसमें फटाफट मैं मार्क कर देता हूं क्या है। सब कुछ क्लियर था ना यहाँ पे डीटीआईडीटी को लेकर? कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स बच्चों वो टैक्सेस है जो प्रॉपर्टी में और इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज के इनकम पे लगता है। एंड ये क्या है? डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज्ड होता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे डायरेक्ट टैक्स इंपोज होता है ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। बस इतना सा अपने को देखना है। नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन में आ जाते हैं। चलो, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन जो इंपैक्ट है और इंसिडेंस है, इट लाइज ऑन द सेम पर्सन। और यहां पे आओ, इंपैक्ट और इंसिडेंस क्या है? लाई ऑन डिफरेंट पर्सन। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे जिसको टैक्स पे करना चाहिए वही टैक्स पे करता है। पर जीएसटी के केस में जिसको टैक्स पे करना चाहिए एक्चुअली उसकी पॉकेट से टैक्स नहीं लगता है, कस्टमर की पॉकेट से टैक्स। नेक्स्ट, हाँ, यहां फॉलो करना क्या है? डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली अफेक्ट करता है इनकम लेवल को। इसका मतलब समझ में आया? हमारा जो खर्चा करने वाला इनकम कम हो जाता है। आज पकड़ो, तुमको तुम्हारा कंपनी वाला बोला कि साल में हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे, तो इन हैंड 1 लाख रुपया नहीं आता। वो पकड़ लो 20-25 हजार रुपया काट लेगा टैक्स के हिसाब से,
तुमको हाथ में मान लो दे देगा 75,000। तो हमको 1 लाख मिला क्या? नहीं, हमको कितना मिला खर्चा करने या सेव करने के लिए? 75,000। तो इनकम टैक्स डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे इनकम लेवल, ठीक है ना। और इसका क्या है? नैरो रीच है, मैंने बता ही दिया, कुछ लोग ही पे करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो गया? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कैपिटल गेन्स टैक्स। ये 3 टैक्स याद रखो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कैपिटल गेन्स टैक्स। नाउ व्हाट इज कैपिटल गेन्स? कभी सुना हो तुम लोग? अगर तो यस, प्रॉफिट, करेक्ट। कैपिटल गेन्स का मतलब सीधे क्या है? प्रॉफिट। तुम एक कैपिटल एसेट को बेच के गेन कमा रहे हो, गेन कर रहे हो, मतलब क्या? प्रॉफिट। से फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक फ्लैट खरीदा था 1 लाख रुपए में 15-20 साल पहले, और आज उसका वैल्यू हो गया 10 लाख। तुम उसको बेच दे रहे हो, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? 9 लाख। उस प्रॉफिट को यहाँ प्रॉफिट नहीं बोल के अपने क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन्स। तुम उस कैपिटल एसेट को बेच के गेन कमाए हो, तो टैक्स किस पे लगेगा? 9 लाख की 10 लाख? 9 लाख के प्रॉफिट कमाए हैं 9 लाख, तो उस पे लगना चाहिए। हमारे पैसे में क्यों लगे? 1 लाख तो हमने पे किया था। तो 9 लाख पे जो टैक्स लगता है उसको अपने क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन्स टैक्स। तुम शेयर्स भी खरीदते हो, शेयर्स भी जब बेचोगे ना, उसमें भी टैक्स लगता है। चलो, तो ये सब हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में आओ। इनडायरेक्ट टैक्स को अपने अवॉइड कर सकते भैया, कम खाना पीना खा के हिमालय में शिफ्ट होकर। इसका वाइड कवरेज होता है। एग्जाम्पल में तुम्हारा जीएसटी आ गया। नेक्स्ट, हाउ टू क्लासिफाई अ टैक्स एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर तुम बर्डन शिफ्ट कर देते हो, मतलब वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। और बर्डन अगर तुम शिफ्ट नहीं कर पाते हो, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। आ जाओ। टैक्स डायरेक्ट है अगर तुम बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, और टैक्स इनडायरेक्ट है अगर तुम बर्डन को शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। आओ अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ऑलमोस्ट कितना परसेंट कमाता है गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू से? 10% के आसपास। 90% कमाता था टैक्सेस के थ्रू, टैक्सेस के थ्रू। कहीं कोई शिप दिखे तो बताना। ये रहा। इसका मतलब समझ में आया? इतना ज्यादा रुपया वो कमा रहा है टैक्सेस के थ्रू, और इतना कम रुपया कमा रहा है नॉन टैक्सेस के थ्रू, ठीक है। चलो ओके। नॉन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू। आ जाओ। क्या क्या देखे थे लास्ट क्लासेस में? इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स, एसचीट्स, एड, स्पेशल असेसमेंट। लास्ट क्लास मैंने जिस्ट में शायद सब बता दिया था। आवाज थोड़ा ढंग से और देखे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पता किस पे मिलता है? लोन देने पे। तुम किसी को लोन दोगे, तुमको इंटरेस्ट पे करेगा वो। तो क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स देता है, बहुतों को लोन्स देते हैं मोदी जी का गवर्नमेंट। किसको किसको लोन्स देते हैं? जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, प्राइवेट कंपनीज को एंड पब्लिक को। गवर्नमेंट बहुतों को लोन देता है अलग अलग एजेंसीज के थ्रू, ठीक है। गवर्नमेंट जिसको भी लोन दे रहा है, क्या कमा रहा है उससे? फिर इंटरेस्ट कमा रहा है, सिंपल। तो वो रिसीव करेगा इंटरेस्ट इनकम। एकदम सिंपल है, जिसको गवर्नमेंट लोन देगा वहां से इंटरेस्ट वो कमाएंगे। आयुष ठीक। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स बताए थे लास्ट क्लास। गवर्नमेंट अपने बच्चों से कमाता है प्रॉफिट्स, और दूसरों के बच्चों से कमाता है डिविडेंड्स। कहने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का एलआईसी कंपनी है, एलआईसी जो भी कमाए वो प्रॉफिट किसका होगा? गवर्नमेंट का। अब आईसीआईसीआई बैंक गवर्नमेंट का है क्या? वो कोई प्राइवेट आदमी का है, प्राइवेट ग्रुप का है। तो गवर्नमेंट अगर उसका शेयर्स खरीद के रखे, तो आईसीआईसी बैंक उसको टाइमली क्या देता जाएगा? डिविडेंड्स पे करता जाएगा, साल में एक बार पकड़।
हाँ, तो गवर्नमेंट क्या है, प्रॉफिट कमाता है पब्लिक सेक्टर से, मतलब अपने बच्चों से, और डिविडेंड्स कमाता है दूसरों के बच्चों से, अदर कंपनीज। नेक्स्ट आओ, एक होता है फीस, एक होता है लाइसेंस फीस। दोनों ही फीस है, एक है फीस, एक है लाइसेंस फीस। लाइसेंस का मतलब हो गया परमिशन। तुम गवर्नमेंट से परमिशन ले रहे हो, परमिशन के लिए कुछ टाका किचु देते হবে, সেটা টাকা কি বলবে আমরা? लाइसेंस फीस। हाँ। घूस। जैसे ये क्लब्स वगैरह खुलता है ना, नया नया क्लब्स, उन लोग बोलता है ना हुक्का हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्व करना, उन लोग क्या बोलता है, हुक्का सर्व करेंगे हम लोग, अभी लाइसेंस नहीं मिला है। लाइसेंस का मतलब क्या हो गया, कि उन लोग क्या है 3-4 लाख रुपए जमा करेगा, ताकि पुलिस थाने या गवर्नमेंट के पास जाके पटक देगा वो, कि परमिशन दीजिए मेरे को। स्पेशली अल्कोहल में होता है, किसी को बार खोलना होता है अगर, तो उसको अच्छा खासा रुपया देना पड़ता है एज लाइसेंस फीस। ठीक है ना, तो कुछ परमिशन लेना है, कुछ दक्षिणा देना पड़ेगी। तो लाइसेंस फीस बच्चों लगता है परमिशन फॉर समथिंग में, ठीक है ना। फीस लगता है कोई सर्विस तुम ले रहे हो गवर्नमेंट से, उसमें। आज तुम लोग को हम सर्विस दे रहे हैं, तुम लोग मेरे को फीस पे कर रहा है, खत्म। ठीक है। लाइसेंस लाइसेंस फीस लगता है व्हेन यू वांट टू ऑब्टेन परमिशन, एंड फीस लगता है व्हेन यू आर टेकिंग सर्विसेज। यहां पे किससे सर्विस ले रहा है तुम लोग, गवर्नमेंट से। जैसे क्या, आज गवर्नमेंट के स्कूल में तुम लोग एडमिशन ले लिया, या गवर्नमेंट के क्लिनिक में, हॉस्पिटल में तुम लोग दाखिला लिया है, तो वहां पे बहुत ही नॉमिनल रेट लगेगा तुम्हारा। जहां प्राइवेट सेक्टर तुम्हारा 1 लाख रुपया ले रहा है, वह 1000 रुपया 500 रुपया लेगा गवर्नमेंट। कुछ तो थोड़ा बहुत तो लेगा ही। तो उसी चार्ज को अपने क्या बोलते हैं, फीस। ठीक है। आओ, फीस में आ जाओ, ये सर्विसेज पे लगता है टू कवर द कॉस्ट। गवर्नमेंट तुमसे क्या नहीं कमाएगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा, नॉट प्रॉफिट मोटिव। पर हाँ, गवर्नमेंट एकदम नॉमिनल अमाउंट तुमसे लेगा, एकदम नॉमिनल अमाउंट। आज जैसे क्या है, शादी जब हुआ था मेरा, तो हम लोग को बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, मैरिज सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, कि शादी का प्रूफ है वो। तो जहां बनाने गए, वहां का आदमी लोग 4500-600 रुपया लिया, पूरा मिला जुला के कि आपका पूरा काम कर देंगे। पता चला कि गवर्नमेंट लेता है सिर्फ 300-400 रुपया लेता है गवर्नमेंट, सिर्फ 300-400 रुपया। जो मिडिल मैन आदमी लोग है, वो लोग सब बीच में खाता रहता है, तो देना ही पड़ता है उतना, फिर वो चीज है। हाँ, जैसे क्या हो गया, कोर्ट कचहरी का फीस, मैरिज रजिस्ट्रेशन का फीस, ये सारे फीस क्या है, फीस में आते हैं। लाइसेंस फीस मतलब तुम गवर्नमेंट से कुछ परमिशन ले रहे हो, लाइक परमिशन टू कीप अ गन। बाप रे। हाँ। अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हाउ फाइन्स एंड पेनल्टीज। जो लॉ ब्रेक करेगा, ही विल नॉट बी फाइन, बिकॉज ही हैज टू पे फाइन। तो जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं, उनको फाइन्स एंड पेनल्टीज पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या दिए थे, हेलमेट, हेलमेट फॉर जंपिंग रेड लाइट। तो रेड लाइट को जंप कर रहा है, खेला समझ लिया है तुम लोग, तो पुलिस पकड़ लेगा तुमको। नॉट वेयरिंग अ हेलमेट ऑन अ मोटरसाइकिल, बस। हाँ, अंडर एज होके गाड़ी चला रहे हो, पोर्शे वगैरह अपना। हाँ? फिर एस चीज जो सबसे प्यारा लगता है सुनने में, क्या बताए थे लास्ट क्लास इसके बारे में। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, लैंड है, जमीन है, कुछ भी है, और तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है, कोई खानदान नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद वो पूरा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चला जाए। तो गवर्नमेंट यहाँ चीटिंग नहीं किया है, एस चीटिंग किया है। दिस इज द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट, हमारा हक है, गवर्नमेंट बोलता है हमारा हक है इसमें। दिस इज द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी लीगल हेir और अ विल। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।
पता देखो जनरली चलता नहीं है, वो थोड़ा टाइम बाद ही पता चलता है। जैसे पकड़ लो, उस घर में एक बूढ़ा इंसान रहता था, वो ना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है अब, है ना, कुछ भी और पे किए जा रहा है। तो 2-3 महीना बाद वो जो भी कंपनीज है, CESC वगैरह जो भी, उन लोग फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं कि भाई देखिए इतना टाइम से ना यहाँ से रुपया नहीं है हमारे हमारे पास। तो गवर्नमेंट फिर कार्रवाई करता है, पुलिस को भेजता है वहां पे कि देखो तो वहां कोई है क्या नहीं है। फिर समझ में आता है कि कोई उसका वारिस ही नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलता है तो मेरा है। तो एसचीज का डेफिनेशन पूछ सकता है तो क्या लर्न करोगे, देख लो। एसचीज रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड विदाउट लीविंग एनी विल और लीगल हेयर। वापस से एक बार, एसचीज रेफर्स टू क्लेम of the government on the property of those persons who has left for heaven without leaving any legal heir or will। तुमने पढ़ा है जूलियस सीजर? नहीं ना? सीबीएसई वाला भी नहीं पढ़ा है क्या? पहले हम लोग जब थे ना, समरी था, हम लोग जब थे तो हम लोग के 10 में था जूलियस सीजर का ड्रामा, एक चैप्टर था छोटा सा, उसमें लिखा हुआ था जूलियस सीजर है ना अपने विल में लिख के गया कि मेरा जो भी प्रॉपर्टी है वो रोम के हर एक आदमी के पास जाएगा मेरे मरने के बाद। वो सब नहीं पता। स्पेशल असेसमेंट याद है क्या था ये? प्रॉपर्टी हम लोग का और गवर्नमेंट का एक्टिविटीज की वजह से हम लोग का प्रॉपर्टी का नाम बढ़ा है, तो गवर्नमेंट चार्ज करता है। यस करेक्ट। पहले हमने यहाँ पे घर लिया था जंगलों के बीच में, हाँ, और जंगल एक एक करके कटता गया, गवर्नमेंट वहां बढ़िया सा हाईवे बना दिया, 2-4 तो बाड़ खोल दिया यहाँ पे, यहाँ से मेट्रो जा रहा है। ये कैसा मेट्रो है? आस पास से मेट्रो जा रहा है, यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया। तो तुम जंगलों में लिए थे 1000 रुपया में जगह, अब उसका 1 करोड़ रुपया हो गया 10-20 साल में, गवर्नमेंट के इतने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कारण। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, तुमसे थोड़ा आके चंदा लेगा कि 5-10 लाख रुपया हमको दो तुम। तो वो जो एक्स्ट्रा रुपया लेता है वन टाइम, उसको अपने क्या बोलते हैं, स्पेशल असेसमेंट। ठीक है ना? refers to payments made by owners of properties whose value has appreciated due to developmental activities of the government, due to developmental activities of the government। हेलो हेलो, समझ में आया क्या है? कौन पेमेंट करता है ये? प्रॉपर्टीज के ओनर्स। क्यों भाई, ऐसा स्पेशल चीज क्या हो गया? क्योंकि उनका प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट हुआ है ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है? नॉर्मली उतना अप्रिशिएट नहीं होता, होता है अप्रिशिएट, पर जरूरी नहीं है कि गारंटी ही है कि तुम जहां भी ले लो अप्रिशिएट होगा वो चीज। आज अयोध्या का रेट बहुत कम था, पर जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस किए थे ना कि यहाँ पे राम मंदिर बनाएंगे, सारे बॉलीवुड के स्टार्स वहां पे जमीन खरीदना स्टार्ट कर दिए। वहां एकदम एक 1-2 महीना के अंदर ही 3-4 गुना 4-5 गुना रेट्स बढ़ गया प्रॉपर्टीज का। सोचो, जो कल तक तुम 50 लाख में प्रॉपर्टी खरीदे थे, तुमको सुनने मिला कि 2.5 करोड़ हो गया उस प्रॉपर्टी का दाम। सोचो, तो इट ऑल डिपेंड्स। नेक्स्ट आता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स इन एड। क्या पता तुमको सडनली क्या है, कोई डोनेशन दे दे आके तुमको, मतलब किसको, गवर्नमेंट को। जैसे केरला में फ्लड आ गया, बंगाल में फ्लड आ गया, तो इन लोग है ना एक पीएम केयर्स खोलता है बोल के, सुना है इसके बारे में? पीएम केयर्स, कि यहाँ पे डोनेशन करो वो सही जगह पहुंच जाए। तो ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। क्या गवर्नमेंट को रिटर्न करना है ये? नहीं, गवर्नमेंट का खुद का पैसा हो गया ये। अब इसको एड बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं, गिफ्ट्स बोलते हैं। ठीक है? जैसे नेशनल क्राइसिस के दौरान गवर्नमेंट रिसीव करता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, है ना, फॉरेन गवर्नमेंट्स की तरफ से भी बहुत सारा गिफ्ट्स आता है। गिफ्ट्स मतलब क्या, कि हेल्प आता है।
कुछ लोग क्या फूड पैकेट्स भेजते हैं, कुछ लोग ब्लैंकेट्स भेज देते हैं, कुछ लोग कैश भेज देते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट्स का मैं बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा आता है, इंडिविजुअल्स भी पीएम केयर्स में अपना दान पुण्य करते हैं, एंड प्राइवेट फर्म्स भी करते हैं। चलो, जैसे डोनेशंस मेड फॉर रिलीफ फंड, डिफेंस फंड एटसेट्रा। बोलो, समझ में आया तक सबको? कौन सा पूरा पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए? रिसीट्स में कौन सा पूरा पार्ट? रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू में ही था टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस। अब कौन सा रिसीट्स बचा है? कैपिटल रिसीट्स। चलो आओ, बोलो क्या क्या नॉन टैक्सेस थे। सबसे पहला इंटरेस्ट, फिर था प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, फिर एफ के गाने गाओ, फीस, लाइसेंस फीस एंड फाइन्स, फिर दो स्पेशल चीज क्या था? एसचीट्स एंड स्पेशल असेसमेंट, और एक था गिफ्ट्स एंड ग्रांट इन एड। वापस से बोलो, सबसे पहला इंटरेस्ट, बाकी दो क्या है? प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, बाकी तीन क्या है एफ को लेकर? फीस, लाइसेंस फीस एंड फाइन्स, बाकी दो बताओ? एसचीट्स एंड स्पेशल असेसमेंट्स, लास्ट का एक गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स इन एड। बस सिंपल है। आएगा तो लिख देना, सबके बारे में दो तीन लाइन लिख देना, बस हो जाएगा। अब अपने आते हैं कैपिटल रिसीट्स में। नाउ वी कम टू कैपिटल रिसीट्स। रिसीट्स मतलब रुपीस प्लस, कैपिटल रिसीट्स मतलब एसेट लायबिलिटी में बंधु कुछ ना कुछ तो चेंज आए। क्या दोनों में चेंज आता है? एक साथ नहीं आता है। ऑन वन ट्रांजैक्शन कभी भी दोनों साथ में चेंज नहीं होगा। ऑन वन ट्रांजैक्शन, वन ट्रांजैक्शन में या तो लायबिलिटी में चेंज आएगा तुम्हारे, या तो एसेट में चेंज आएगा। ठीक है, आ जाओ, सिंपल है भैया। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच either create a liability or cause a reduction in the assets of the government. इसको अपने वैसे भी पढ़ सकते हैं कि कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच चेंजेस द एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना? ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है। व्हाट इज नॉन रेकरिंग? ये बार बार नहीं होता है ना, कभी कभार ही होता है। आज कभी कभार पकड़ लो, गवर्नमेंट मेट्रो बना दिया, कभी कभार अपना कंपनी का एक पार्ट बेच दिया, ये सब रेगुलर बेसिस में नहीं होता है। एज पर द सिचुएशन, एज पर द नीड होता है ये सब। ठीक है, दीज आर नॉट इनकम फॉर द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इनकम नहीं है ये। गवर्नमेंट का इनकम तो क्या हो गया, जो रेगुलर बेसिस में कमाता है। ये तो स्पेशल कुछ रिसीट्स आ रहा है उसके पास। ठीक है ना, नॉट कंसिडर्ड इनकम। आओ फॉलो करते हैं। कोई भी रिसीट कैपिटल रिसीट होगा अगर वो कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कोई भी एक कंडीशन। क्या? या तो रिसीट क्रिएट करेगा लायबिलिटी, पैसा आ रहा है, क्या पता हमारे सर पे बोझ भर रहा हो, हमने लोन लिया है, ठीक है ना। या तो क्या करेगा वो? डिक्रीज करेगा गवर्नमेंट के एसेट्स को। हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम क्या कर रहे होंगे उसके लिए? कुछ एसेट्स बेच रहे होंगे, अपना सिल्वर, गोल्ड, शेयर्स, कुछ भी बेच रहे होंगे। जैसे बोरोइंग्स होता है कैपिटल रिसीट्स ऑफ कोर्स, पर जो गवर्नमेंट टैक्स कमाता है दैट इज नॉट कैपिटल रिसीट। गवर्नमेंट 1 लाख टैक्स मेरे से कमाया तो 1 लाख का सर पे बोझ नहीं पड़ा उसके। ठीक है, नेक्स्ट आओ। जैसे अगर गवर्नमेंट शेयर्स बेच दिया पब्लिक कंपनीज का, वो भी क्या होगा? कैपिटल रिसीट्स। उत्प्लक्ष क्लियर है? चलो, लास्ट क्लास देखे थे हम लोग, 4 टाइप का होता है कैपिटल रिसीट्स। 4 टाइप का होता है। एक हो गया बोरोइंग्स, एक पब्लिक सेविंग्स, एक डिसइन्वेस्टमेंट, और एक रिकवरी ऑफ लोन्स। वापस से एक बार आओ, बोलो, देख लो क्या क्या है। सबसे पहला बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ता है। इसके बाद ये पढ़ते हैं अपने स्मॉल सेविंग्स।
यस करेक्ट, स्मॉल सेविंग्स में भी गवर्नमेंट का लाइबिलिटी बढ़ता है। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट्स में क्या होगा, गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिकवरी ऑफ लोन्स, उसमें भी एसेट कम होता है, समझा देंगे, ठीक है, लास्ट सब बताए थे। ओके आ जाओ, ध्यान देते हैं इसमें। सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स, आ जाओ बच्चों, सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स। पहले हम लोग ना इन दोनों सोर्सेज को पढ़ेंगे, एक है बोरोइंग्स जहां लाइबिलिटी बढ़ता है, एक है स्मॉल सेविंग्स जहां लाइबिलिटी बढ़ता है। बोलो, गवर्नमेंट कहां कहां से पैसा बोरो कर सकता है, पब्लिक से, नेक्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट से, सेंट्रल बैंक से, एक और बताओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चार मेन जगह है जहां से हमारा गवर्नमेंट पैसा बोरो कर सकता है, दो डोमेस्टिक सोर्सेज है, दो फॉरेन सोर्सेज है। दो डोमेस्टिक सोर्सेज बताओ, पब्लिक से, हमारे पब्लिक से गवर्नमेंट लोन ले सकता है और सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता है। गवर्नमेंट जब भी सेंट्रल बैंक से लोन लेगा, प्रिंट आउट निकालना चालू, आरबीआई क्या करेगा, नोट्स छापेगा। तो दो डोमेस्टिक सोर्स हो गया, दो फॉरेन सोर्सेज है, एक क्या हो गया, फॉरेन गवर्नमेंट, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि क्या क्या, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। आज ओके फॉलो करते हैं। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स कहां कहां से आता है, बोरोज फंड्स फ्रॉम, गवर्नमेंट बोरो करता है फंड्स इन चार जगहों से, पब्लिक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, इसको अपने क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक, पब्लिक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेता है, इसको अपने बोलेंगे फॉरेन या इंटरनेशनल जो। नो डाउट, जब पैसा बोरो करते हैं तो एक बार तो पैसा बहुत आता है, और उसके साथ ही उतना क्या आता है, अपने सर पे बोझ, टेंशन आता है, लाइबिलिटी आता है, ठीक है। इससे एक इनफ्लो तो होगा कैश का, बट एट द सेम टाइम क्या होगा, इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, बाद में रिटर्न करना है तुमको। स्मॉल सेविंग्स में पब्लिक को लेकर बात हो, स्मॉल सेविंग्स में अलग से बात कर रहे हैं पब्लिक को लेकर। आज पब्लिक पकड़ लो, पोस्ट ऑफिस में जाके अपना अकाउंट खुलवा लिया, पकड़ लो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलाया है, 1 लाख रुपया बैलेंस रखा है उसमें, तो वो पैसा किसके काम आ रहा है पता है, गवर्नमेंट के काम आ रहा है, गवर्नमेंट के काम आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, फंड्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक, कौन ये फंड्स रेज कर रहा है, गवर्नमेंट। फंड्स रेज, फंड्स ले कौन रहा है, गवर्नमेंट, किससे ले रहा है, पब्लिक से, किस, नहीं नहीं वो नहीं, पब्लिक डोनेट क्यों ना कर रहा है पैसा, ग्रांट सेट क्या था, वो डोनेशन है, दे तो बस काम खत्म। यहां पब्लिक डोनेट नहीं कर रहा है, पब्लिक अपने खाते में रुपए जमा कर, जैसे वो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल लिया, एनएससी, ये सुना तुम लोग, वो बताए तो थे बैंकिंग चैप्टर में, M4 एक्सेप्ट एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हाँ, तो पोस्ट ऑफिस में तुम लोग अपना अकाउंट खोला, या पोस्ट ऑफिस में एफडी करा लिया, पोस्ट ऑफिस में अपने एफडी कराते हैं, उसको एनएससी बोलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तुम लोग के पापा या दादा लोग से पूछना, एग्जाम नहीं होता है, एनएससी का एग्जाम, तुमको रुपया जमा करना, तुम जमा करो। पहले एनएससी का अपने को सर्टिफिकेट मिलता था, कि तुम 1,000 रुपए जाके जमा कर रहे हो, 1,000 रुपए का बढ़िया सा सर्टिफिकेट मिलता था, तो लोग तो वो सर्टिफिकेट पाने के लिए भी रुपया जमा करते थे। कितना कलरफुल सर्टिफिकेट मिल रहा है, जमा करेंगे इसको हम लोग। आजकल सर्टिफिकेट नहीं देता हूं, जैसे ये देखो, ये रहा, ये सब सर्टिफिकेट देख रहा तुम लोग, ये सब इस तरीके से बहुत कलरफुल सर्टिफिकेट मिलता था, 500 का, 5,000 का, तो लोग इसको जमा करते थे अपने पास।
चलो ओके। हाँ, तो ये क्या है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज होता है ऑफ कोर्स। आगे बढ़े, क्लियर है। नेक्स्ट आओ डिसइन्वेस्टमेंट में। एक होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एसेट बढ़ना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एसेट घटना, एसेट यहां पे डिक्रीज हो जाए। गवर्नमेंट क्या करता है, अपने पब्लिक सेक्टर का कुछ शेयर्स बेचेगा या तो पूरा कंपनी बेच देगा। दो तरीका है ना। या तो गवर्नमेंट को पूरा ही कंपनी बेचना है तो सारा शेयर्स बेच देगा, या तो थोड़ा थोड़ा शेयर्स बेचना है तो वैसे भी कर सकता है। दोनों ही केसेस में अपने क्या बोलेंगे, डिस इन्वेस्टमेंट। आ जाओ। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक नाटक है बेटा, क्या है, एक नाटक है। इट्स एन एक्ट ऑफ सेलिंग या तो पार्ट या तो होल ऑफ शेयर्स। किसका शेयर्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऑब्वियसली उसी में तुम्हारा हक है भाई, तुम्हारा कंपनी है वो, पूरा बेचो थोड़ा बेचो तुम्हारा मर्जी। हाँ, जब गवर्नमेंट इनको सेल करता है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। किसको, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। जो भी प्राइवेट आदमी हम जैसे लोग खरीदे, हम ओनरशिप ले लेंगे उसका, है ना। तुम्हें पता है कि नहीं, अगर तुम एक शेयर भी कोई कंपनी का खरीदते हो तो तुम एक ओनर बन जाते हो। ऐसा बाई मोर कंपनीज का शेयर्स तो बोलोगे 100 कंपनी हम ओन करते हैं। इससे क्या होगा, एसेट्स में डिक्रीज आएगा गवर्नमेंट के। नेक्स्ट, एंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, रिकवरी ऑफ लोन्स। लोन्स किसने दिया, गवर्नमेंट ने। अब वो गवर्नमेंट रिकवर कर रहा है, यहां पे गवर्नमेंट का एसेट घटता है। आओ मैं इसका एग्जांपल देके बताता हूं, फॉलो करना। गवर्नमेंट ने लोन दिया था, मान लो 50,000 का। इसको अपने क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोल सकते हैं क्या, प्रिंसिपल है ये, दिस इज प्रिंसिपल। अब गवर्नमेंट को इसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट को इस पे मिल रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मान लो मिल रहा है 10,000। ठीक है, तो इस पूरे हिसाब किताब का दो कंपोनेंट दिख रहा है। एक कंपोनेंट क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है इंटरेस्ट कंपोनेंट। इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या लगता है क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट्स की कैपिटल रिसीट्स। अभी तो पढ़ा था तुम, रेवेन्यू रिसीट्स। अभी तो अपने पढ़े थे नॉन टैक्स में, सबसे पहला क्या था, इंटरेस्ट। तो इस पूरे हिसाब किताब का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है दैट इज रेवेन्यू रिसीट। आदर्श ठीक है ये। गवर्नमेंट को कितना पाना है रिटर्न अपना प्रिंसिपल, 50,000, ठीक है ना। मैंने गवर्नमेंट से लोन लिया था, मैं गवर्नमेंट को 20,000 रुपया रिटर्न कर रहा हूं, 20,000 रुपया। तो अब बैलेंस कितना बचा, 30,000 का बचा ना बैलेंस। गवर्नमेंट अपने बुक्स में एसेट कितने का दिखा रहा था पहले, 50,000 का। अब 20,000 उसका रिकवर हो गया है, तो अब वो एसेट कितना दिखाएगा, 30,000। तो गवर्नमेंट का एसेट्स इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, एसेट्स डिक्रीज हुआ। पहले 50,000 एसेट्स था, अब 30,000 ही है। गवर्नमेंट को राइट नाउ कितना मिला है, 20,000। 20,000 पहले समझ लो, सब फिर लिखना। 20,000 रुपया मिला गवर्नमेंट को, ये रिसीट्स है कि नहीं उसका, रिसीट्स है। कैसा रिसीट होगा ये, कैपिटल रिसीट हो, ये होगा कैपिटल रिसीट। क्यों होगा कैपिटल रिसीट, बिकॉज इससे एसेट कम हुआ है। इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा कैपिटल रिसीट, बिकॉज इंटरेस्ट पार्ट, हाँ, एसेट लायबिलिटी में से मतलब ही नहीं था इस, ये तो एक्स्ट्रा उसको इनकम मिल रहा था। ठीक है, इसको बना लो तुम लोग कॉपी में, फिर नीचे लिख भी लेना। प्रिंसिपल रीपेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है कैपिटल रिसीट, एंड इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट होता है रेवेन्यू रिसीट, इंटरेस्ट पेमेंट होता है रेवेन्यू रिसीट।
ऑनलाइन वालों जहां डाउट हो पूछोगे। बोलो। अगर ओवरऑल एसेट में देखे तो तो ठीक है, एसेट तो कम होता है, लेकिन कैश इन हैंड तो बढ़ा। कैश इन हैंड को अपने इकोनॉमिक्स में एसेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन देन। हो गया। आओ। ओके, तो रिकवरी ऑफ लोन्स में आते हैं। जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, गवर्नमेंट बहुतों को लोन देता है, गवर्नमेंट वहां से रिकवर भी करता है लोन्स। रिकवर करता है लोन्स तो इट रिड्यूसेस द फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, सिंपल। आ जाओ, अब डिफरेंसेस में आएंगे हम लोग। कम टू द डिफरेंसेस नाउ। किसके बीच डिफरेंसेस देखेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। मीनिंग तो क्लियर होगा। रेवेन्यू रिसीट्स ऐसा रिसीट्स है जिससे एसेट लायबिलिटी पोजीशन में चेंज नहीं आता है, कैपिटल में आता है। नेचर में आते हैं। नेचर मतलब कब कब कैसे कैसे मिलता है। रेवेन्यू क्या है? रेकरिंग। एंड कैपिटल रिसीट्स नॉन रेकरिंग। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। रेवेन्यू रिसीट्स तुमको रिटर्न करना है क्या कभी? नहीं, वो तुम्हारा खुद का है। तुम्हारा खुद का मतलब गवर्नमेंट का खुद का है, तो नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न। पर कैपिटल में अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो उसको वो सूद समेत रिटर्न करना। पर जब उसने एसेट को बेच दिया तब तो कुछ रिटर्न नहीं करना है ना। अगर गवर्नमेंट ने बोरोइंग किया है तो उसमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है टू रिटर्न विथ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, इनकम में आओ। कौन सा एक्चुअल में इनकम मानते हैं हम लोग गवर्नमेंट का? रेवेन्यू रिसीट्स इज द एक्चुअल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ये इनकम है गवर्नमेंट का। पर कैपिटल रिसीट्स तो सिचुएशन मजबूर कर देता है गवर्नमेंट को कुछ बेचने में या कुछ लोन लेने में, वो उसका इनकम नहीं है, नॉट इनकम। एग्जाम्पल्स ढेर सारे अपने को पता है, वो सब लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ यहाँ पे। हाउ टू क्लासिफाई रिसीट एज रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट? सिंपल है। रेवेन्यू रिसीट कब होगा? जब ये सब तो पता है ना अपने को यार ऑलरेडी। नो चेंज, नो चेंज इन एसेट लाइबिलिटी। कैपिटल रिसीट कब होगा? व्हेन चेंज इन एसेट लाइबिलिटी। ठीक है, आओ। नाउ टाइम टू टेस्ट यू गाइज, और फिर अपने क्लास ओवर करेंगे। क्या चीज करके ओवर करेंगे? अपने रिसीट्स पार्ट कंप्लीट कर देंगे। एंड थैंकफुली जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है वो छोटा सा रहे। देखो एक्सपेंडिचर्स का पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खत्म इतना में। रेवेन्यू रिसीट से याद है, पहले टैक्स का डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर नॉन टैक्स का एक पेज। ये इत्तू सा में क्या खत्म हो जाएगा? अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर उतना ही इत्तू सा में खत्म हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस खत्म ही है, नहीं और रहेगा। आओ तुम लोग टेस्ट करते, जिससे जिससे पूछेंगे वही बताना। तुम लोग को क्या क्या बताना है समझ लो। या तो बताओगे रेवेन्यू रिसीट है, या तो बताओगे कैपिटल रिसीट है। अगर कैपिटल रिसीट होगा तो बताना एसेट लायबिलिटी किस में चेंज आ रहा है। तुमसे स्टार्ट करते हैं। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक कैसा रिसीट है? कैपिटल रिसीट है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट तुम बताओ। ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, रेवेन्यू रिसीट हो जाए। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में ही वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है।
एक में वर्ल्ड बैंक तुमको उधार में रुपया दे रहा है, तुमको चुकाना पड़ेगा रिटर्न। एक में तुमको क्या है, गिफ्ट दे रहा है, वो तुमको चुकाना नहीं पड़ेगा, रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट तुम बताओ, कॉर्पोरेशन टैक्स कैसा रिसीट्स होगा? रेवेन्यू रिसीट्स। सोच के बोला। क्या होगा लायबिलिटी एसेट में, किसमें चेंज आएगा? टैक्स मिल रहा है, किसमें चेंज आएगा? बाबू किसी में चेंज नहीं आएगा बाबू, रेवेन्यू रिसीट है, किसी में चेंज नहीं आता है उसमें। आदर्श, डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसीट। उत्प्लक्ष, फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, फीस किसमें पढ़े थे हम लोग? रेवेन्यू में। यस, नॉन टैक्स रेवेन्यू में इतना कुछ पढ़े थे, उसमें फीस था, तो क्या हो जाएगा ये? रेवेन्यू रिसीट। तुम बोलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को मिलता है, रेवेन्यू रिसीट। तुम बोलो नेक्स्ट, लाइसेंस एंड कोर्ट का फीस रिसीट बाय द गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसीट। तुम अन्युष, सेल ऑफ शेयर्स बाय द गवर्नमेंट, कैपिटल रिसीट, क्योंकि उसका एसेट कम हो रहा है। इसका क्या नाम था अपना? सेल ऑफ शेयर्स का डिसइन्वेस्टमेंट। तुम बताओ नेक्स्ट, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, रेवेन्यू रिसीट। ये किसमें आता है? गिफ्ट्स। उसमें, अरे उसमें तो सही बोल रही हो, कौन सा उसमें? गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स इन एड। नेक्स्ट तुम, अमाउंट बोरोड फ्रॉम जापान। बाबू, जापान से गवर्नमेंट पैसा उधार में ले रहा है, उधार में, कैपिटल रिसीट्स। क्यों, इससे क्या हो रहा है? लायबिलिटी बढ़ रहा है, लोन ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोन ले रहे, लायबिलिटी भी हमारा बढ़ेगा। हाँ, लायबिलिटी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर कि हाँ सर, लोन हम लोग ले रहे तो हम लोग के सर पे बोझ बढ़ेगा, लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है। तुम बताओ, डिविडेंड रिसीव बाय गवर्नमेंट बट दिस टाइम इट इज फ्रॉम अ कंपनी, रेवेन्यू होगा बाबू। काहे का तुम्हारा कैपिटल? डिविडेंड दिख रहा है ना, डिविडेंड किसमें था? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तुम बताओ नेक्स्ट, फंड्स रेज फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ एनएससी, कैपिटल रिसीट्स। क्यों भाई, क्या हो रहा है इसमें? लायबिलिटी बढ़ रहा है। याद है कौन से पॉइंट में आया था ये? स्मॉल सेविंग्स। वेरी गुड। तुम बताओ नेक्स्ट आयुष, प्रॉफिट्स ऑफ LIC। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।